हाय गाइस, वेलकम टू निधि गुप्ता क्लासेस। आज चैप्टर 1 जो है ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये पूरा खत्म कर लेंगे। इसका पार्ट 4 में बना रही हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मींस जब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिली थी 1947 में, तो हमारी क्या डेमोग्राफिक कंडीशंस थी, हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में उस समय क्या चल रहा था, और कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत थी। वैसे तो हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स हमें खस्ताहाल करके गए थे, बट फिर भी वन बाय वन सारी चीजें पढ़ते हैं और एक्चुअल सिचुएशन को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवर करेंगे हम इसमें डेमोग्राफिक कंडीशंस। तो डेमोग्राफिक कंडीशंस देखो, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। अब सबसे पहले एक तो जब हम डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक कंडीशन है क्या, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में हमें पढ़ना होता है कि किसी भी इकोनॉमी में लोगों की क्या हालत है, मतलब वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनका बर्थ रेट या जो है वो डेथ रेट चल रहा है, या फिर जो है जो उनके यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके क्या हेल्थ कंडीशंस उनको मिल रही हैं। तो ये सब चीजें डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब अगर आप बात करते हो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो यहाँ पर देखो हमारा सबसे पहले पॉइंट मैंने लिखा है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको 1947 से कुछ साल पहले की सिचुएशन दिखा रही हूँ, 1921 की यहाँ बात कर रहे हैं। तो 1921 से पहले, बिफोर 1921, दोनों चीजें हमारी इकोनॉमी में ज्यादा थी। दैट मीन्स हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, दोनों हाई। मतलब हाई बर्थ रेट का मतलब हर साल ज्यादा लोग पैदा हो रहे थे, एंड हाई डेथ रेट का मतलब हर साल ज्यादा लोगों की डेथ हो रही थी। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो, इसको समझने के लिए हमें समझनी पड़ेंगी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेजेस। जैसे कि यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की मैंने बात की है, तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। तो नंबर 1 स्टेज जो है हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, फर्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट है वो भी हाई होता है, और जो डेथ रेट है इकोनॉमी में वो भी हाई होता है। तो इसका मतलब जो लोग हैं इकोनॉमी में ज्यादा पैदा हो रहे हैं और ज्यादा मर रहे हैं। तो अब जो किसी भी इकोनॉमी में क्वेश्चन उठता है कि भाई हम ये डेथ और बर्थ रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चलिए इसी को समझते हैं। पर 1000 पीपल हमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों को कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि अब मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहती है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ज्यादा लोग पैदा होंगे, ज्यादा लोग मरेंगे, ठीक है। अब बिफोर 1921 आपकी इकोनॉमी में यही सिचुएशन थी। आपकी इकोनॉमी किसमें थी? आपकी इकोनॉमी थी फर्स्ट स्टेज में। अब 1921 की क्यों आप बात कर रहे हो बार बार? हम तो 1947 पढ़ रहे हैं। 1921 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। वाई इट इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? बिकॉज 1921 के बाद, आफ्टर 1921, आपकी इकोनॉमी सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में चली गई थी। अब बात करते हैं भाई सेकेंड स्टेज क्या चीज है, हमें तो पता नहीं सेकेंड स्टेज क्या है। सेकेंड स्टेज मीन्स हाई, अगेन फिर से हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। मतलब सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है कि बर्थ रेट तो हाई है, लोग ज्यादा ही पैदा हो रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो डेथ रेट है पर 1000 पीपल, वो कैसा हो गया? लो हो गया है। अब लो कैसे हो गया? 1921 के बाद ऐसा क्या हो गया कि लो डेथ रेट हो गया? कैसे लोगों की डेथ होनी कम शुरू हो गई? इसका मतलब या तो लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे होने लगे, एजुकेटेड लोग होने लगे, उनको समझ आ गया उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है,
थोड़ा सा हॉस्पिटल्स यानी हेल्थ कंडीशंस जो है इकोनॉमी की वो थोड़ी सी अच्छी हो गई, यानी जो हम सुविधाएं लोगों को दे रहे थे हॉस्पिटल्स या कुछ भी, वो थोड़ा सा बेटर हो गई। लोग जो है उनको थोड़ा सा अपने बारे में समझ में आने लग गया कि हाँ हमें जो है किस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। तो 1921 के बाद आपकी इकोनॉमी चली गई सेकेंड स्टेज में, जिसे हम इसलिए इसको ग्रेट ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एक थर्ड स्टेज भी होती है। अब ये जो थर्ड स्टेज है ये क्या होती है? थर्ड स्टेज इज बेसिकली नोन एज, मैं यहाँ पर ही आपको लिखकर बता देती हूँ, थर्ड स्टेज को हम कहते हैं इन्फेंट स्टेज। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, मतलब लोग ज्यादा पैदा भी नहीं हो रहे और लोग ज्यादा मर भी नहीं रहे। यानी ये इस तरह की जो सिचुएशन है ये कैसी इकोनॉमीज में हमें देखने के लिए मिल सकती है? ये हमें मिलती है उन इकोनॉमीज में जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं। तो फिलहाल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या चल रहा था? आपकी इकोनॉमी जो थी वो सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में थी। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में मीन्स आपके यहाँ बर्थ रेट तो हाई था लेकिन डेथ रेट लो था। और उस समय अगर आप बात करो 1947 की, तो आपका बर्थ रेट था 48 और डेथ रेट था 40। ये था पर 1000 पी, सॉरी एक बार दोबारा लिखते हैं, पता नहीं पी मैंने कितना अच्छा बनाया है तो हाँ दोबारा लिख लेते हैं इसे। तो ये था पर 1000 पर्सन्स, पर 1000 पीपल या पर 1000 पर्सन्स। ये बहुत ज्यादा था। इसका मतलब पर 1000 पर्सन्स का मतलब है हर 1000 लोगों में से हर साल 48 लोग पैदा हो रहे हैं हर 1000 लोगों में, और हर 1000 लोगों में से 40 लोग जो है वो हर साल मर जाते हैं। इसका क्या मतलब? अब देखो आपकी इकोनॉमी में 1000 लोग तो नहीं है, ऐसे शुरू में लगेगा अरे 48 ही तो 48 ही तो पैदा हो रहे हैं पर 1000 पीपल और 40 ही तो मर रहे हैं। लेकिन आपकी टोटल पॉपुलेशन उसमें हर 1000 बंदे पे 48 लोग और ऐड हो गए हर साल, और हर 1000 बंदे पे 40 लोग मर गए। तो इसका मतलब टोटल मरने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे साल के एंड में, ऐसे ही टोटल पैदा होने वाले भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये आपकी इकोनॉमी की 1947 में सिचुएशन थी जो कि बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग थी। अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ये है लो लिटरेसी रेट। अब देखो लो लिटरेसी रेट की अगर आप बात करें, लिटरेसी मीन्स साक्षरता, मतलब आपकी इकोनॉमी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब आप ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें उस समय भी बहुत लोग थे जो अच्छे पढ़े लिखे थे, बढ़िया इंग्लिश बोलते थे, बढ़िया विचारधारा थी उनकी और काफी समझदार थे। लेकिन ऐसे लोगों की जो गिनती है आपकी इकोनॉमी में वो बहुत कम थी, मतलब लेस देन 16%। 1947 की अगर आप बात करें। साक्षरता, दूसरा आता है कि लिटरेसी जो है वो है क्या एक्चुअली में, कैसे लोगों को आप जो है वो कहते हैं कि भाई ये कौन से लोग हैं जिनको आप साक्षर कहेंगे? यानी ऐसे लोग जो किसी भी एक लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी एक भाषा, जरूरी नहीं है कि मुझे हिंदी आती है तो मुझे इंग्लिश भी आए और मुझे इंग्लिश आती है तो मुझे हिंदी भी आए। लेकिन हाँ, अगर मुझे हिंदी को मैं रीड कर सकती हूँ, मैं हिंदी को राइट लिख सकती हूँ और मैं हिंदी को समझ सकती हूँ, कोई मुझसे बोल रहा है तो मुझे समझ में भी आ रही है, तो मैं क्या हूँ? मैं लिटरेट हूँ, साक्षर हूँ मैं। चाहे मैं इंग्लिश के साथ उसको समझ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, या उर्दू है, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज। तो ऐसे लोगों को जो कोई भी एक भाषा को रीड कर सकते थे, राइट कर सकते थे और अंडरस्टैंड कर सकते थे, उनको हम लिटरेट कहते थे, साक्षर कहते थे। लेकिन देखो 1947 में पूरे इंडिया में जो लिटरेट लोग थे वो सिर्फ 16% थे। बाकी सारे लोग अगर समझ सकते हैं तो वो रीड नहीं कर सकते, अगर वो रीड कर सकते हैं तो वो लिख नहीं सकते, या वो कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें नहीं पता कि किसी भी भाषा को लिखा या पढ़ा कैसे जाता है।
तो ये बहुत बेकार सिचुएशन में थी। हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट बहुत बेकार था। दूसरा इससे भी ज्यादा खराब चीज देखो, फीमेल लिटरेसी रेट, ये सिर्फ 7% था, यानी कि लेस देन 16% में मेल फीमेल दोनों थे। बट अगर आप फीमेल्स की बात करो, टोटल लेडीज जो आपकी फीमेल्स जो आपकी इकोनॉमी में थी, उनमें से सिर्फ 7% लेडीज जो हैं वो पढ़ी लिखी थी। तो ये बहुत ज्यादा, आपको पता ही है हमारे यहाँ जो है, जब हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, इक्वालिटी की, तो फीमेल्स को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये उस समय 1947 में आप देख लीजिए, आपके सामने रिकॉर्ड्स हैं कि ये सिचुएशन बहुत बेकार थी। और ब्रिटिशर्स तो चाहते ही ये थे कि जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप आसानी से उनका कहना मानेंगे, उनकी बातों को जो है मानते जाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ लिख गए तो भाई फिर तो आप उनको मना करेंगे चीजें करने के लिए। तो इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि आप लोग पढ़े लिखें। अब देखो, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको डेमोग्राफिक कंडीशन का दिखा रही हूँ। 1947 में क्या हाल थी, ये थर्ड है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मीन्स छोटा बच्चा, बिलो द एज 1, तो ये हम उसको इन्फेंट कहते हैं। तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चे 1 साल की एज से पहले ही, मोर्टेलिटी रेट मीन्स मर जाते थे, वो 1 साल की एज भी कंप्लीट नहीं कर पाते थे, उससे पहले ही या तो उन्हें कोई बीमारी हो जाती थी या कुछ ऐसा हो जाता था कि वो अपनी लाइफ का 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो ये सिचुएशन जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी आपकी इकोनॉमी में बहुत हाई था उस समय। कितना, मैंने यहाँ लिखा है 218 पर 1000, मतलब हर 1000 बच्चों में से 218 बच्चे मर जाते थे। वो 1 साल अपनी लाइफ का कंप्लीट नहीं कर पाते थे, उससे पहले ही किसी ना किसी रीजन की वजह से, बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन थी हमारे पास जब हमें फ्रीडम मिली थी। हेल्थ फैसिलिटीज बहुत पुअर थी, ये आपको समझ में ही आ गया होगा। जब हाई डेथ रेट चल रहा है, जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना हाई है, ये 218, ठीक है, और कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेसी रेट आप पढ़ के आ रहे हैं कि भैया 16% था, या लेडीज तो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी 7%। तो इसका मतलब क्या है? आपको ये पता ही लग रहा है ना कि हेल्थ फैसिलिटीज होंगी ही नहीं। या तो अच्छा, उसका रीजन हमें किससे, अगर हमें कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तो हम तो भाई पढ़े लिखे तो है नहीं। तो जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे? नो। हम किसके पास जाएंगे? अगल बगल वाले किसी नीम हकीम ओझा के पास, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसको पता नहीं है कि किस बीमारी में क्या इलाज करना है। बट हाँ, कभी कभी तुक्के में उसका इलाज लग गया तो भाई अब उसी से इलाज करा लो। तो बट वो तो आपकी लाइफ के लिए कितना डेंजरस है। अच्छा, हॉस्पिटल्स हैं, मगर हम क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गरीब भी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं तो गरीब तो होंगे ही, और स्लेव हैं, ब्रिटिशर्स को हम जो है वो हम पे रूल करते हैं, तो हम उन हॉस्पिटल्स को अफोर्ड ही नहीं कर पाते, वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए बन गए हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज उस टाइम पे या जो थी, उन्हें कॉमन पब्लिक अफोर्ड नहीं कर पाती थी, वो जो है ब्रिटिशर्स के लिए थी, या जो एलीट क्लास इंडियंस थे उनके लिए थी, और या तो नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस एक कॉमन इंडिविजुअल, अगर वो हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, तो कितने ईयर्स तक जो है वो सरवाइव करेगा, कितने ईयर्स तक जो है वो जिएगा, तो इसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। ये हमारे यहाँ क्या थी? ये भी लो थी भाई, हर चीज लो, हर चीज बेकार। सिर्फ 32 ईयर्स, 32 ईयर्स समझते हैं आप? मतलब 32 साल ऑन एन एवरेज किसी ह्यूमन की इंडिया में लाइफ थी। मतलब वो 32 साल की उम्र तक एवरेज लाइफ है, मर जाएगा। इसके बाद 32 साल इज क्वाइट यंग। जब तक लोग कमाना शुरू करते हैं आज की डेट में, वो अपना कैरियर सेटल करते हैं, सोचिए उस समय तक लोग मर जाते थे। आज की डेट में ये 69 ईयर्स है। तो मतलब हम ऑलमोस्ट हम डबल से भी ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपनी ले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि आज मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बढ़िया हैं, और क्या कहते हैं, हमने अपनी इकोनॉमी में बहुत चीजें डेवलप कर दी हैं। लेकिन उस टाइम आप सोचो कि सिर्फ 32 ईयर्स, तो ये बहुत बेकार था। लोग जिस समय तक
उनका कमाने का टाइम आता था उस समय तक तो वो निकल लेते थे ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ पॉवर्टी। अब बताओ, ये तो बिल्कुल प्रूफ ही हो रहा है ना भाई, पॉवर्टी तो ज्यादा होनी ही होनी है। ना मैं पढ़ी लिखी हूं, ना मुझे हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल रही हैं ज्यादा, ठीक है, और जो डेथ रेट है वो ऑलरेडी हाई चल रहा है क्योंकि बीमारियां इतनी हैं, उनके इलाज नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं तो हम जा नहीं सकते, चले जाएंगे तो वहां पे पता नहीं कौन से लेवल के डॉक्टर्स हैं। तो इस चक्कर में गरीबी बढ़ती जाएगी इंसान की, और जब तक वो कमाने लायक होगा 32 साल का, तब तक वो ऊपर पहुंच जाएगा, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हाई रेट ऑफ पॉवर्टी भी यहाँ पर एक जो है वो डेमोग्राफिक सिचुएशन थी। तो ये था डेमोग्राफिक कंडीशन आपकी, कब थी ये? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, जब आपको फ्रीडम मिली थी कॉलोनियल रूल से 190 इयर्स के बाद। देख लीजिए कहाँ थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तीनों कवर कर दूंगी, पूरा चैप्टर 1 हम कवर करेंगे, आज खत्म कर देंगे। तो अब आ गए हम इसकी बात कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब फिर से जो है सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते किसे हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। ठीक है, तो मतलब कौन से लोग, किस तरह के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, कौन सर्विस इंडस्ट्री में है, कौन एग्रीकल्चर में है, कौन मैन्युफैक्चरिंग में है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। 70 to 75% लोग खेती करते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे ज्यादातर लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ पे इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। धीरे धीरे कुछ लोग इंडस्ट्रीज में गए, फिर वापस फोर्स करके इंडस्ट्री वालों को भी एग्रीकल्चर में भेजा गया। तो मेजरली जो है बेचारे सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे, और 10, 15, 20% जो बचे खुचे लोग हैं वो क्या कहते हैं 10% मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, 15-20% जो है आपके सर्विस सेक्टर में चले गए। तो ये हालत थी उस समय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। दूसरा जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, मैंने लिखा है ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अब रीजनल वेरिएशंस धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन बढ़ रहा था। इसका क्या मतलब है? मतलब जो आपके इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनमें अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा था। जैसे अगर आप उस समय, आज का जो तमिलनाडु है, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी हम कहते थे, तो अगर आप तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये सब मिलू के जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में आते थे। अगर आप इनकी बात करें, या आप बॉम्बे या बंगाल की उस समय बात करें, तो वहां पर एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो है लोग कम थे। तो वहां पे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इंक्लिनेशन है वो डिक्लाइनिंग था। लोग ज्यादा किस में थे? ज्यादा थे मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस सेक्टर में। बट अगर आप दूसरे स्टेट्स की बात करें, लाइक अब हम यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे उड़ीसा की, ठीक है, अगर आप उड़ीसा की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर लोग आपको मिलेंगे फिर से किसमें? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। तो ये लोग जो है वो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में कम है। तो ये जो रीजनल वेरिएशंस है ना, ये उस समय ग्रोइंग थे, बढ़ रहे थे। तो जब हमें फ्रीडम मिली तो ये इस तरह की चीजें 1947 और आगे उसमें देखने को मिली कि ये वेरिएशन जो है वो बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। चलिए अब लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जिसे हम कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। और सबसे पहले पता है क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका मतलब क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कोई घर बनाना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कोई फ्लाईओवर क्रिएट करना नहीं है, किसी सिटी में मेट्रोज चलाना नहीं है। अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते किसे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप सबको भी पता होना चाहिए, इट इज द सम ऑफ फिजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू रन और ऑपरेट एनी इकोनॉमी।
तो इसका मतलब वो सारी चीजें, सारा फिजिकल स्ट्रक्चर, सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज, उन सबको कलेक्टिव जो है उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए जरूरी है। जितना भी फिजिकल स्ट्रक्चर जिससे कोई भी इकोनॉमी रन होती है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज जिनसे इकोनॉमी रन होने में मदद मिलती है, उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि 1947 में क्या पोजीशन थी आपकी इकोनॉमी की। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की ब्रिटिशर्स के। मैं आगे इसमें पढ़ाऊंगी भी आपको कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने हमें गिफ्ट की थी रेलवेज। आज आप जानते हैं हमारा कितना बड़ा नेटवर्क है। तो ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 में, ठीक है। तो रेलवेज जो है वो उस समय ग्रोइंग स्टेज पे थी और हमारी कंट्री में काफी 1850 से 1947 तक अच्छा खासा जो है वो हमें रेलवे ट्रैक्स वगैरह हमारे लिए थे। लेकिन उसका बेनिफिट किसको हो रहा था? किसी इंडियन को नहीं हो रहा था, किसी इंडियन इकोनॉमी को नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो रहा था। अब ब्रिटिशर्स को कैसे हो रहा था? देखो, अब अगर आप रेलवे की बात सोचो तो रेलवे का काम क्या है? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, और माल को, जो ट्रांसपोर्ट है, वो मालगाड़ी में वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि रेलवे में वो ही माल जाएगा जिसके जाने से, जिसके ट्रांसपोर्ट होने से उन्हें फायदा होगा। मतलब रॉ मटेरियल ना मुझे पास के पोर्ट तक पहुंचाना है। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया ना स्वेज कैनाल, तो उस पोर्ट से स्वेज कैनाल के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा? ब्रिटेन। रॉ मटेरियल ब्रिटेन पहुंच गया, वहां मैं उससे फिनिश गुड्स बनाऊंगी और वापस इंडिया उसको जो है वो एक्सपोर्ट करूंगी। यहाँ पे बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के ये मेरे पास आ जाएगा, चला जाएगा इंडिया में, और फिर यहाँ के लोग उसे खरीद लेंगे। तो बेवकूफ बनाना जिसे कहते हैं, वो चल रहा था। तो ये जो रेलवेज थे, इनका ये बने तो बहुत बढ़िया, ये आज इसका कंट्रीब्यूशन बहुत है, बट उस समय जो इन्होंने बनाया था वो एक तो ये लोगों को मदद मिल गई कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। बट कौन से लोग? जिनको ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि वो ट्रेवल करें। कौन सा माल? जिनको ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि वो माल रेलवेज में जाए ताकि हम उसे आगे भेज सकें, या फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन से बन के आ रहे हैं वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ये उसका फायदा। प्लस दूसरी बात, रेलवे से क्या हुआ? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अभी जो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें मैंने इंडिगो, कॉटन, जूट, इन सब की बात करी थी और कैश क्रॉप्स की बात करी थी। तो रेलवे से क्या हुआ? अब जो इंडियन एग्रीकल्चरल, जो हमारी फसलें थी, जो हमारी उपज थी पूरी, तो वो उसको कमर्शियलाइज होने में हेल्प मिली रेलवे से। मतलब अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ रेलवे के थ्रू और बेच लो। किसी एक स्टेट में कोई चीज पैदा नहीं होती, ठीक है, और दूसरी स्टेट में बहुत अच्छे से वो पैदा होती है ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन ना, वहां के मौसम के हिसाब से। तो अब रेलवे ट्रैक्स बिछ गए, यानी आना जाना आसान हो गया। तो आपने क्या किया? बड़े आराम से जो है वो एक फसल को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया और अब वहां से उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल गए। बट ये जो चीजें हो रही थी, चाहे वो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है ना, कॉटन, जूट, इंडिगो भरा रेलवे के उसमें जो है वो रेलगाड़ियों में, मालगाड़ी में, उसको पोर्ट पे ले गए। पोर्ट से जो है वो कहाँ चला गया? ब्रिटेन चला गया। ब्रिटेन में जाके उससे जो है कपड़े बने और कपड़े बन के वापस आए, लकड़ी गई, उससे फर्नीचर बना, वो वापस आया, वापस इंडिया में आया और इंडियन लोगों को ही हमने वापस उसको बेच दिया। वाह भाई वाह। तो इस तरीके से यूज हो रहा था। तो ये वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ तो रहा था बहुत ज्यादा, बट किसी भी इंडियन को उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। आगे चलते हैं। अब इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में और दूसरी क्या चीजें की? दूसरा जो इसमें रोल था रेलवेज के बाद, वो रोल था रोडवेज का। ऑब्वियसली रेलवे है तो रोडवेज भी है। अब लेकिन रोडवेज का फिर देखो, कोई फायदा इंडिया के लोगों को नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या पर्पज इनका था? सिर्फ कि जो आर्मी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे विद इन इंडिया में, ठीक है। तो जो रोडवेज थे, जो रोड्स थे, उनका सिर्फ यही काम था कि आर्मी जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस इंडिया में जाएगी। ब्रिटिश आर्मी ना, है ना, आपको रूल करना है उसे। और दूसरा काम, वही जो रेलवे का काम था, रॉ मटेरियल को शिफ्ट करेंगे या तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे और नहीं तो पोर्ट पे। रेलवे स्टेशन भी सीधा पोर्ट पे लेके जा रहे थे, रोडवेज के पास पोर्ट है तो ये सीधा पोर्ट पे। तो सिर्फ यही काम था इनका, कॉमन लोगों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए ये नहीं थे। थर्ड,
इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट, ये भी सेम चीजें, इनका भी काम क्या था, ब्रिटिश बेनिफिट्स ओनली। तो ये भी सिर्फ रॉ मटेरियल को किस तरीके से बाहर पहुंचाना है और वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स बना के उनको कैसे वापस लाना है और यहीं के लोगों को वापस उन्हीं का माल चेप देना है ज्यादा रेट्स में, तो ये काम था। देन फोर्थ इसमें पार्ट आ गया कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें पोस्ट और टेलीग्राफ। अब जब पोस्ट और टेलीग्राफ की आप बात करते हैं तो ये देखो बहुत बड़ा इन्वेंशन हो सकता था और हो सकता था कि भाई इसका हमें बहुत फायदा मिलता, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा रख दी। तो जब आप कॉस्ट ज्यादा रख दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया कि जो बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम्स लगा दिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के, हाई कॉस्ट। तो एक्सपेंसिव इतना हो गया कि अब लोग खरीद ही नहीं पाएंगे। लोग नहीं खरीद पाएंगे लेकिन सरकार तो खरीद लेगी ना, सरकार ने ही तो बनाया है, उनको ही तो मंगवाया है वहां से, ब्रिटेन से। तो ये जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है ये सिर्फ किस लिए यूज हो रहे थे, ओनली यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एक दूसरे से इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के थ्रू ये लोग बात करते थे और कहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को कैसे दबा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए इसको यूज करते थे, क्योंकि कॉमन मैन इसे नहीं खरीद सकता। सेम चीजें पोस्टल सर्विसेज थी। पोस्टल सर्विस ऑब्वियसली बहुत ही यूजफुल पब्लिक पर्पस सर्व करता है, लेकिन वो भी इनएडिक्वेट था, उसका कोई एडवांटेज लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो ये सिचुएशन थी। तो आपने इसमें 3 चीजें पढ़ ली, डेमोग्राफिक पढ़ लिया, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लिया। थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं, मैं इसको कंक्लूड कर रही हूँ और इसमें हम आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हम इतनी बुराई कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, मगर इन्होंने कुछ तो अच्छा ही की है ना, जो हम आज रियलाइज करते हैं। तो वो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ लेते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके एग्जाम से। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। भाई देखो, उस समय वो अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है, आप कॉमन मैन यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद 1947 के बाद आज 2021 में आप रेलवे ट्रैक्स की बात करें, आप इन्वेंशंस की बात करें, आपका इतना बड़ा सिस्टम रेलवे का डेवलप हो चुका है, उसके थ्रू आप कितनी एक्टिविटीज करते हैं, आपका पूरा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब तो आप ही बेच रहे हो ना, इंडियन लोगों को ही फायदा हो रहा है ना उसका, और हम एक जगह से दूसरी जगह जो है बहुत ही कम रेट्स में जा पाते हैं। अब मेट्रो ट्रेन्स आ गई हैं, ठीक है, और बुलेट ट्रेन्स अब आपके इंडिया में, मोनो रेल आ रही। तो कितने इन्वेंशंस हैं। और रेलवे का इंट्रोडक्शन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने किया था, तो नो डाउट उन्होंने उस समय अपना फायदा लिया, लेकिन आज की डेट में इंडिया ने कहा कि भाई अब तुम नहीं हो लेकिन हम हैं। तो आज की डेट में किसको फायदा मिल रहा है, रेलवेज का इंडिया को मिल रहा है। तो एक बहुत पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था। दूसरा फायदा देखो, दूसरा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले क्या होता था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया, प्री कॉलोनियल टाइम में भी, और एग्रीकल्चर सेकंड वीडियो में भी आपको पढ़ाया कि हम लोग ना सेल्फ कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व रहते थे। भैया खुद उगाया खुद खा लिया, ठीक है, नहीं तो बार्टर सिस्टम कर लिया कि भाई तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें उसके अगेंस्ट में गेहूं दे दूं, चावल दे दूं। इन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज कैसे कर सकते हैं, बेच कैसे सकते हैं। उस टाइम इन्होंने हमें कॉटन को कॉमर्शियलाइज किया, इंडिगो को कॉमर्शियलाइज किया, जूट को कॉमर्शियलाइज किया। हमें नुकसान होता था इंडिगो लगा के, मैंने आपको बताया ना, खेत खराब हो जाते थे, कुछ और नहीं उगता था, लेकिन उसके बाद भी हमें ये पता लगा कि अब ये चले गए, लेकिन ये चीजें तो हम अभी भी उगा के अपने आगे बेच सकते हैं ना। अब हम कॉटन को उगा के अपनी इंडस्ट्रीज में डेवलप कर सकते हैं। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था जो हमें ब्रिटिशर्स ने सिखाया। तीसरा है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इन्होंने हमें कहा बार्टर सिस्टम क्या होता है भाई, रुपी, आप रुपी में डील करो ना, पैसे के बदले चीजें लो, चीजों के बदले चीजें मत लो। तो इन्होंने बार्टर सिस्टम को जो है वो डिस्करेज किया, और मॉनेटरी सिस्टम, पैसे के सिस्टम को, एक्सचेंज जो है पैसे के बदले चीजें मिलने के सिस्टम को एनकरेज किया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में तो मुझे पता ही नहीं ना, मेरा सामान जितने सामान के बदले एक्सचेंज हो रहा है वो एक्चुअली में उतनी वर्थ का है भी या नहीं। फोर्थ कंट्रीब्यूशन इनका था इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कैसे किस चीज की प्रोसेस होना है, किस चीज को कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वे में चलाना है, क्या उसकी लीगल जो है वो तरीका होगा चलाने का, किस तरह की प्रोसेस। तो ये सब कुछ इन लोगों का बहुत फाइन ट्यून था,
बहुत प्रॉपर था और ये इन्होंने हमें सिखाया। तो ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ब्रिटिश रूल के। ऑफ कोर्स जो है वो हम इसमें मना नहीं कर सकते, माना इन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, सब कुछ किया, लेकिन जाते जाते ये कुछ अच्छी चीज़ें हमें देके गए जो मैंने आपको यहाँ बताई हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। निधि गुप्ता क्लासेस के साथ बने रहिए, सीखते रहिए। और आज पूरा चैप्टर 1 खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और वीडियोस में आगे पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।